देखिए आज के टॉपिक में जो मैं आपका हमारा कंप्यूटर का टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में ये चैप्टर है आपका पहला, तो उसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले टॉपिक से, ठीक है। तो पहला इसमें मैंने आपकी पहली क्लास करा दी है, ये इस चैप्टर की दूसरी क्लास है। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पिछली क्लास को भी देख लें। तो आज बात करेंगे उसमें आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए मैं माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर सिस्टम है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम में नियंत्रण तत्व होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम में एक नियंत्रण तत्व होता है और इसे चिप के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? इसे चिप के रूप में। माइक्रो प्रोसेसर मुख्य हार्डवेयर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? आपका एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। क्या करता है आपका? ये कंप्यूटर को चलाता है। यह एक बड़ा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक बड़ा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसका प्रयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम आदि में किया जाता है। किसका? आपका माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। इसे इंटेल 4004 वैज्ञानिक ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग फेडेरिको फागिन द्वारा वर्ष 1971 में इंटेल द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। ये क्या था? पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। तो इस चीज को भी यहां पर नोट कर लेना, किसके द्वारा बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर? इंटेल के द्वारा 1971 में। अगर ये पूछता है तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछली क्लास मैंने आपको करा दी है, अगर वो नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देख लें। और देखिए मैं आपकी थ्योरी की कंप्यूटर की क्लास भी करा रहा हूं, उसका भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लें। तो अगले क्वेश्चन जो बनता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको उसी टाइप पे इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन बनता है, इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी पीढ़ी में किया जाता है? तो ये आपका चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार सीडी रोम का प्रयोग किया गया? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार जो सीडी रोम का प्रयोग किया गया था वो आपका 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में सीडी रोम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल 2028 BS की जनगणना के लिए कंप्यूटर लाया गया, यह कंप्यूटर था। तो नेपाल 2028 BS की जनगणना के लिए कंप्यूटर जो लाया गया था वो आपका कौन सी पीढ़ी का था? तो आपका दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, ठीक है। कौन सी पीढ़ी का? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है, एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर नोट करते चले इस चीज को, तो और उसके आवश्यक डाटा प्रदान कर देते हैं तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इस सुविधा के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस सुविधा के रूप में जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक, यानी कि स्वचालित। तो इसे हम ऐसे प्रोग्राम को लोड कर देते हैं जिसमें कंप्यूटर को मानव की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो उस सुविधा को हम जो कहते हैं वो स्वचालित यानी कि आपका ऑटोमेटिक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है इसमें, प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर आपका कौन सा था? अगर इसकी बात की जाए तो IBM 1650 जो प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था। कौन सा था आपका? IBM 1650, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है उसकी बात कर लेते हैं। डॉट डॉट के अंत में हरमन हेलोरिथ ने छिद्रित कार्डों पर डाटा भंडारण का आविष्कार किया जिसे एक मशीन द्वारा पढ़ा जा सकता था। तो कब किया था? देखिए 1880 के अंत में, ठीक है। 1880 के अंत में हरमन हेलोरिथ ने छिद्रित कार्डों पर डाटा भंडारण का आविष्कार किया था जिसे एक मशीन द्वारा पढ़ा जा सकता था, ठीक है। तो क्या था आपका? 1880। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है, कंप्यूटर के, तो यहां पर बताना है, तो कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
किस पीढ़ी के कंप्यूटर की संचालन लागत महंगी थी? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर की संचालन की लागत जो थी वो प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की लागत जो थी संचालन वो प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की लागत महंगी थी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ आगे नोट करें, देखिए कंप्यूटर साक्षरता को कंप्यूटर और संबंधित, देखिए कंप्यूटर साक्षरता को कंप्यूटर संबंधित प्रौद्योगिकी को कुशलता से उपयोग करने के लिए ज्ञान और क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कई प्रकार के कौशल शामिल हैं, जिसमें प्राथमिक उपयोग से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और उन्नत समस्या समाधान तक शामिल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर संबंधित प्रौद्योगिकी को कुशलता से प्रयोग करने के लिए ज्ञान और क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो इसमें बनता है आपका, देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति क्या थी? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति जो थी आपकी वो मिली सेकेंड थी। कितनी थी? मिली सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए हैं? ठीक है, तो स्विचिंग डिवाइस के लिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के लिए किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थे? तो ये आपके चौथी पीढ़ी के फोर्थ जनरेशन के लिए थे। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थे। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर आपकी चौथी पीढ़ी के लिए कंप्यूटर के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है आपका वह विज्ञान जो ऐसी मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। तो कैसी है? देखिए, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का उत्पादन करता है या प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। ठीक है, तो कौन सी आपकी? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है उसकी बात कर लेते हैं। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? तो मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन बनता है, जब कैश में किसी स्थान का डाटा मुख्य मेमोरी में स्थित डेटा से भिन्न होता है तो कैश को असंगत कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? कैश को असंगत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएनजी एक फॉर्मेट है, तो पीएनजी इमेज का एक फॉर्मेट है। तो किसका है? आपका इमेज का एक फॉर्मेट है पीएनजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो उपयोगकर्ताओं के नियमों और समझौतों के तहत होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? जब आप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो जो यूजर है तो उसको लाइसेंस और नियमों के समझौतों के लिए सहमत होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो बनता है अगर उसकी बात करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग स्थान जहां डेटा संग्रहित किया जा सकता है और बाद में आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो कहां पर करते हैं हम वो? आपका मेमोरी में। ठीक है, कहां पर करते हैं? मेमोरी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन कौन सा है? तो सीपीयू के लिए मेमोरी को एक्सेस सबसे तेज जो साधन है वो आपका क्या है? रजिस्टर्स। ठीक है, क्या है आपका? रजिस्टर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग करके कार्यान्वित मेमोरी है तो ये कौन सी है? देखिए सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग करके जो कार्यान्वित मेमोरी है तो ये कौन सी है? आपकी मेन मेमोरी। ठीक है, कौन सी है? आपकी मेन मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मुख्य मेमोरी, यहाँ पर बात करूँ, मुख्य मेमोरी का आकार मुख्य रूप से एड्रेस बस के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मुख्य मेमोरी का आकार मुख्य रूप से एड्रेस बस के आकार पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीयक, देखिए यहाँ पे बात करें तो तृतीयक स्टोरेज एक ऐसी प्रणाली है जहां एक रोबोटिक आर्म कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मांग के अनुसार ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब तृतीय स्टोरेज एक ऐसी प्रणाली है जहां एक रोबोटिक आर्म कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मांग के अनुसार ऑफलाइन मास स्टोरेज या मीडिया को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सीपीयू के आंतरिक रजिस्टरों का स्थान क्या है? तो सीपीयू के आंतरिक रजिस्टरों का स्थान जो होता है आपका वो चिप होता है। ठीक है, क्या होता है? चिप होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आगे बनता है, कंप्यूटर में एक बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक होता है जो प्रति सेकेंड घटी चक्र कहे जाने वाली लाखों नियमित रूप से विद्युत संपर्कों का उत्सर्जन है। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक होता है जो प्रति घंटी चक्र कहे जाने वाले लाखों नियमित रूप से विद्युत संपदों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर से सीधी बातचीत होती है? तो किसके द्वारा होती है? इंटीग्रेटेड कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो किस प्रणाली में उपयोगकर्ताओं को कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर से सीधी बातचीत होती है? तो इंटरैक्टिव कंप्यूटर द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंप्यूटर को यथासंभव कॉम्पैक्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है? तो किस कंप्यूटर को यथासंभव कॉम्पैक्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है? तो वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, क्या आपका? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। मैं कल इसमें आपको कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे कराऊंगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपको इसकी थ्योरी की क्लास देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर कंप्यूटर की आप थ्योरी की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको थ्योरी नुमा भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे कल, जब तक के लिए धन्यवाद।